हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स देखिए, इनकम टैक्स के कुछ एमसीक्यूज करा रहा हूं। हालांकि ये जो है मैं आपको श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, क्योंकि वहाँ पर बीकॉम थर्ड ईयर में जो एमसीक्यूज पैटर्न होगा इस बार, ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स को है अभी कुछ भी कोई मार्केट में ऐसा कुछ मैटर अवेलेबल नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं लगभग 500 के आसपास क्वेश्चंस बैंक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको इनकम टैक्स के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने की। हालांकि देखिए, सब्जेक्ट ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो आप इसको देख सकते हैं। कोई भी कंपटीशन में है, आपका टीजीटी पीजीटी का भी है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी है, आपका बीएड एंट्रेंस का है। तो मतलब जहाँ जहाँ भी इनकम टैक्स आता है, जूनियर अकाउंटेंट का, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स आता है, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, आप कॉल करके वो बहुत ही नॉर्मल रेट पर मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। और देव सुमन यूनिवर्सिटी के जो भी कोई सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो जो है वो मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, तो आप जो है इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में देख पाएंगे। तो आज मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है एक्चुअली कि आंसर ठीक रहे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाए, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आंसर कोई गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश मेरी बहुत यही है कि आंसर बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो चलिए, नंबर फर्स्ट है कि अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, अप्रत्यक्ष आयकर जो होता है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, हम सभी जानते हैं। सेकंड है कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती है, जो स्लैब होती है ना, इंग्लिश में खंडों को स्लैब बोलते हैं। जैसे 2,50,000 तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद जो इनकम है उसके बाद फिर 5% टैक्स होगा। तो ऐसे स्लैब जो है वो सरकार ने डिसाइड किए हुए हैं। तो है आपका आंसर इसका बढ़ती हुई। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कई कंपटीशन में। तो सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में बना, तो सन 1961 में। आयकर की रकम पर या राशि पर स्वास्थ्य एवं एजुकेशन उपकर, जिसे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, तो निम्नलिखित दर से लगाया जाएगा। तो है उसका रेट 4%। पुरुष करदाताओं में अगर वो 60 वर्ष की से कम की उम्र के हैं, तो उस स्थिति में आयकर की कौन सी राशि आयकर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है आपका, 2,50,000 रुपये। 68 वर्षीय महिला की दशा में आय तभी कर योग्य होगी जब वह निम्नलिखित रकम से अधिक है। तो सही आंसर है आपका 3 लाख रुपए। ये इसलिए क्योंकि जो है 60 साल से ज़्यादा जो हो गई, तो वो जो है सुपर सीनियर ये सीनियर सिटीज़न होंगे, है ना। 60 साल से लेके 80 साल तक के जो होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं, सीनियर सिटीज़न। और 80 साल या उससे ऊपर के जो होते हैं लोग, तो वो करदाता कहलाते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न, ठीक है। व्यक्ति करदाता की दशा में 10% की दर से अधिभार, देखिए इंग्लिश में अधिभार को हम सरचार्ज कहते हैं, तो ये तभी लगाया जाएगा जब आय निम्नलिखित रकम से अधिक है। रकम या राशि, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो 50 लाख रुपए, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। राखी जिसकी गत वर्ष 2020-21 में कर योग्य आय 60 लाख रुपए है, निम्नलिखित दर से अधिभार का भुगतान करेगी। अधिभार यानी कि सरचार्ज, तो वो करेगी। देखिए यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, ये शायद 10% ही आंसर है, क्योंकि आंसर मैंने बोल्ड किए थे, तो यहाँ पर 10% जो है होना चाहिए आंसर, ठीक है।
आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। तो मैंने आपको अभी बताया 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक। आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं, तो ऑप्शन बी सही है, वित्त अधिनियम द्वारा। नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कर मुक्ति की सीमा क्या है? तो वो है 2,50,000 रुपये, ऑप्शन बी। नई कर व्यवस्था में आयकर की कितनी दरें शामिल की गई हैं? ऑप्शन डी सही है, 7 दरें। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। तो देखिए, जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है वो आप सब जानते हैं। अगर बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि अगर हम इस बार की बात करें तो हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 चल रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, तो ये सदैव 31 मार्च को समाप्त होता है। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? तो कर निर्धारण वर्ष से ठीक जो पहले 31 मार्च को वर्ष समाप्त होता है उसे हम गत वर्ष कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। सकल कुल आय एवं कुल आय में देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, अंतर होता है। ग्रॉस टोटल इनकम, जब आप इनकम के पांचों हेड, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। हमारे जो इनकम टैक्स डिसाइड होता है वो ये 5 ही हेड होते हैं, ना तो 4 हेड होते हैं ना 6 हेड होते हैं। तो ये 5 ही हेड जो हैं वो फिक्स किए गए हैं सरकार ने, तो ये सीरियल वाइज ही आते हैं ना। सबसे पहले फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, या आप प्रॉफिट और गेन्स भी यूज वर्ड कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और फिफ्थ पर होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों अमाउंट को जब ऐड किया जाता है तो हम उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो डिडक्शंस होती हैं, हिंदी में कटौतियां बोलते हैं, इंग्लिश में डिडक्शंस बोलते हैं। तो डिडक्शंस 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शंस को, माने कि अमाउंट को, उस डिडक्शन में कितना कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होता है उसको माइनस कर लिया जाता है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बैलेंस बचता है उसको हम टोटल इनकम कहते हैं ना, तभी उस पर इनकम टैक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में अंतर होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता दिया कि इसको हम शॉर्ट में GTI बोलते हैं कि GTI क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले GTI, फिर डिडक्शन आप माइनस कर लेंगे 80C से 80U तक की, तो जो बैलेंस अमाउंट आता है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं, फिर उस पर जो है टैक्स को हम डिटरमाइन करते हैं। तो एक व्यक्ति अगर 15 नवंबर 2020 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है और 15 नवंबर 2020 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष होगा। तो देखिए 20 की इनकम है, ठीक है, तो 2021-22 होगा, ध्यान रखिएगा। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। तो देखिए वो वैधानिक भी होती हैं और अवैधानिक भी होती है, तो दोनों होती हैं, ऑप्शन सी सही है। आयकर का भुगतान निम्नलिखित वर्ष में किया जाता है। तो देखिए ना तो कर निर्धारण वर्ष में, ना गत वर्ष में और ना ही हिसाबी वर्ष में, तो सही आंसर है कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं माना हुआ करदाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डीम्ड असेसी, ठीक है। सी, जो अन्य व्यक्तियों की इनकम पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है तो वो माना हुआ करदाता कहलाता है। किसी आय को कृषि आय होने के लिए यह आवश्यक है, तो ऑप्शन भी सही है कि भूमि का प्रयोग हेतु होना चाहिए।
चाय के उत्पादन और विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है? तो वो है ऑप्शन सी 60%। कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त होता है। अब यहाँ इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं एग्जम्प्टेड, ठीक है, याद रखिएगा एग्जम्प्ट, या तो टैक्स फ्री वर्ड बोल देते हैं या कर मुक्त वर्ड बोल देते हैं, तो इसको एग्जम्प्ट वर्ड होता है दूसरा। तो वह धारा 10 और उसकी सबसेक्शन हो गई आपकी 1। पुरुष करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जबकि ऑप्शन डी सही है कि करदाता की कृषि आय 5,000 रुपये तथा गैर कृषि आय 2,50,000 रुपये से अधिक है। ऑप्शन डी सही है। कृषि आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। देखिए, ना तो वो पूंजी लाभ में जोड़ी जाती है, ना अन्य साधनों से आय में जोड़ी जाएगी और ना ही कृषि शीर्षक में जोड़ी जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है तो वो होती है कृषि आय। ऑप्शन ए सही है। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम या राशि को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखिए, ना तो वो कृषि आय में रखा जाएगा, ना व्यवसाय की आय में रखा जाएगा और ना ही पूंजी लाभ में रखा जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जबकि ऑप्शन ए सही है कि कुछ शर्तों की पूर्ति होगी। महिला करदाता के लिए 8,000 रुपये की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। तो ऑप्शन सी सही है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर एक्स की कर योग्य आय 2,50,000 रुपये है। उसकी कृषि आय को इस आय में कर लगाने की दशा में तभी शामिल करेंगे जब कि कृषि आय की रकम कम से कम निम्नलिखित है। तो देखिए, ना तो 5,000 या कोई सीमा भी नहीं है और ना ही 10,000। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, कृषि आय होती है, वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, कृषि आय कर से पूर्णतः मुक्त है। देखिए, आ गया अगला क्वेश्चन। अब आपको पता लग गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है, बट उसमें शर्त ये है कि वो जो भूमि है, ऑप्शन भी सही है कि वो भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हो। तो वो भूमि जो है, वो लैंड जो है, वो भारत में स्थित होनी चाहिए। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है गैर कृषि आय पर। कृषि आय में शामिल है, तो देखिए, कृषि आय में शामिल कृषि कार्य से आय भी शामिल होती है, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया भी शामिल है और पुष्प उगाने से आय, पुष्प यानी कि फूल, जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी इनकम होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? तो इसमें ऑप्शन डी कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ठीक है, और बाकी ये जो तीनों हो गई, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई आपकी। पशुपालन से आय और मुर्गी पालन से आय और चारागाह से आय, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ गई, है ना। एग्रीकल्चर इनकम में आपकी कृषि भूमि से प्राप्त किराया आ गई। ऑप्शन डी करेक्ट है। कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से शामिल करने की योजना निम्नलिखित करदाताओं पर लागू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कंपनी एक साझेदारी फर्म की दशा में कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित तभी किया जाएगा जबकि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती हो। तो देखिए, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? तो ऑप्शन क्या है, ये स्टडी कर लीजिएगा कि साझेदारी फर्म की आय 2 लाख से अधिक हो, ये भी नहीं है। साझेदारी फर्म की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो, ये भी नहीं है।
और साझेदारी फर्म एक पंजीकृत फर्म हो, ये भी नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी के इनमें से कोई नहीं। कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है इनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। चाय के उत्पादन से आय का निम्नलिखित प्रतिशत भाग व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 40%। एक व्यक्ति की कर मुक्त आय शामिल होगी। तो देखिए, कर मुक्त आय शामिल ना तो वो व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक में, ना वो पूंजी लाभ शीर्षक में, और ना ही वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में। तो सही आंसर है कि किसी भी शीर्षक में नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया गया? ये क्वेश्चन कई बार आया है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 10। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतया कर मुक्त। खोए हुए कुत्ते को ढूंढने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। तो मिस्टर सी ने उसे खोज लिया और इनाम की जो राशि प्राप्त होगी, तो ऐसी राशि जो होगी वो पूर्णतः कर योग्य होगी, फुली टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला जो दैनिक भत्ता होता है, देखिए ये जो पार्लियामेंट होती है आपकी लोकसभा में, बच्चों को थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं, संसद होती है हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें एमपीज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और जो विधानसभा और विधान परिषद होती है ये स्टेट की होती है, और जो पार्लियामेंट होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ना। तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसमें जो मंत्री होते हैं जो संसद में इसमें विधानसभा और विधान परिषद में जाते हैं उन्हें हम एमएलए बोलते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो संसद में होते हैं वो एमपी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर बात चल रही है संसद की, ठीक है। तो इनको जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं वो कर मुक्त होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो उसकी आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है? तो वो है 10 और 23C, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो देखिए वो है कोलकाता में कृषि से आय, क्योंकि कोलकाता जो वो इंडिया में है। और मैंने आपको बताया अभी कि एग्रीकल्चर इनकम से एग्जम्प्ट वो उसी कंडीशन में होती है जब वो इनका जो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में हो, ठीक है, वो भूमि इंडिया में होनी चाहिए। करदाता के डाकघर एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम की कर मुक्त सीमा निम्नलिखित है। तो वो है ऑप्शन सी, 3,500। एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है आय प्राप्त वो भारत में भी कर सकता है और भारत के बाहर भी कर सकता है। आदमी कहीं भी हो, अगर वो अमेरिका में है तो वहाँ भी इनकम रिसीव कर सकता है, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ भी इनकम रिसीव कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 50। करदाता की निवासीय स्थिति, देखिए प्रत्येक वर्ष वो बदल सकती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो एक जैसी हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है। मान लीजिए कि युवराज सिंह हो गया, विराट कोहली हो गया, जो हमारे इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, वो मान लीजिए कि 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, उसके बाद फिर वो आगे 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए न्यूजीलैंड चले गए, उसके बाद फिर वो 2 महीने के लिए फिर वो जो है वेस्ट इंडीज़ चले गए, उसके बाद फिर वो 2-3 महीने के लिए टूर पे वो साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। वो इंडिया बहुत ही कम दिनों के लिए आए 2-4 दिन रहे चले गए, फिर आए 2-4 दिन रहे और चले गए। तो उसमें कंडीशंस होती है ना। तो वो कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो निवासीय स्थिति है वो हर साल बदल सकती है, वो कभी भी एक जैसी निश्चित नहीं होती है, ठीक है व्यूअर्स।
तो 50 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट रखा है एक वीडियो में। तो मैं आपके खासकर जो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के मैं पार्ट 1 जो है वो धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को पूरा आपको कराऊंगा, ठीक है ना व्यूवर्स। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इसकी प्लेलिस्ट है इनकम टैक्स के नाम से बनी हुई, आप हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सब्जेक्ट को उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।